चलो बाबू, आज हम पढ़ते हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का गुना एवं सर्व समीकाएँ। इसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले बाबू बीजीय व्यंजक। आप लोग अभी क्लास 8 में हो, बेहतरीन पढ़ो, क्योंकि बाबू 8, 9, 10 ही सारा सिलेबस है। जिसको 8, 9, 10 कंप्लीट है समझ जाइए कि वो पूरा कंप्लीट है। पूरा ध्यान दीजिए, जहाँ पे नहीं समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका ज़रूर हम सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। बीजीय व्यंजक, सबसे पहले बात आती है कि बीजीय व्यंजक कहते हैं किसको है। तो सबसे पहले हम लोग बीजीय व्यंजक देखते हैं। बीजीय व्यंजक बाबू देखो, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कम है, इसको सुधार देंगे, घबराइए नहीं आप लोग। थोड़ा सा समस्या के कारण लाइट को नहीं संभाल पाए हैं, संभाल देंगे इसको, खैर रहने दीजिए जैसा है। फिलहाल दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो इसमें हमको पढ़ना है सबसे पहले बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक कहते किसको हैं? चर और अचर के मिलने से बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक सही लिखा हुआ है, जरा देख लेते हैं, लग रहा है गड़बड़ लिखा हुआ है। बीजीय व्यंजक थोड़ा गड़बड़ लिख रहे थे ना, चलिए सही हो गया। बीजीय व्यंजक बाबू भारतीय वन का बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं। खैर ये इंट्रोडक्शन है, भारतीय वन हो, डॉक्टर केसी सिन्हा हो, आलोक प्रकाशन हो, कोई भी पढ़ सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। बीजीय व्यंजक कहते किसको ये देखेंगे, ठीक है। तो बीजीय व्यंजक देखिए बाबू, चर और अचर के मिलने से बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। क्या होता है? निर्माण होता है। अब बात आएगा, जैसे देखिए बाबू, बात आएगा कि चर किसको कहेंगे और अचर किसको कहेंगे। यहाँ पे बात तो यही आएगा कि सर आपने तो चर और अचर पढ़ाया ही नहीं, बताया ही नहीं। तो सबसे पहले अब इसके पहले हम एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं चर और अचर। बाबू सबसे पहले हम एग्जाम्पल से पहले समझेंगे चर किसको कहते हैं। चर वैसी संख्या को कहते हैं जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। वैसी संख्या जिसका मान हमेशा बदलते रहता है। एग्जाम्पल देखिए बाबू, ए बी सी डी डॉट 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 एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड तक हो सकता है बाबू। बोलिए इसमें सर ये ए बी सी डी संख्या है, ये तो अल्फ़ाबेट है बाबू। यहाँ पे इसका मान हम चेंज करेंगे, हमेशा क्या होगा? चेंज होगा, इसका मान बदलते रहेगा। जैसे देखिए आप कहीं भी मेरा मर्जी करेगा कि ए बराबर 1 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं हम? 1 रख सकते हैं। बोले सर 1 क्यों, 2 क्यों नहीं? बाबू 2 भी रख सकते हैं। 2 क्यों, 3 क्यों नहीं? 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, 5 भी रख सकते हैं। आप कहे सर ए का मान इतना सारा क्यों रखेंगे? बाबू ये चर है, इसका मान हमेशा क्या होगा? बदलेगा यानी 1, 2, 3, 4, 5। चर का मतलब बाबू उसका मान जो है स्थिर नहीं रहेगा। कभी 1 मान रखना होगा, कभी 2 रखना होगा, कभी 3 रखना होगा। कहीं कहीं आपको बुक अपने मन से देगा कि ए बराबर 1 रखिए, बी बराबर 2 रखिए, ऐसा ही सी बराबर 3 रखिए, कुछ ऐसा दे देगा बुक में। तो चर का मान हमेशा क्या होगा? बदलते रहेगा। सिंपल सी बात समझेंगे बाबू कि चर बदलता कैसे है। देखिए मान लीजिए आपके पास आलू है या सोना है या चांदी है। यदि आपके पास 1 केजी आलू है तो हो सकता है आप बाज़ार से खरीद करके लाए हैं 20 रुपये किलो, लेकिन वही आलू का कीमत आकर के घट जाएगा 18 रुपये किलो हो जाएगा गांव में। तो 18 रुपये किलो गांव में आलू है बाबू, जबकि शहर में 20 रुपये किलो। बताओ, आलू तो सेम है, दोनों का मान चेंज है। वहाँ से लाए आप 20 रुपया और यहाँ आप खरीदेंगे 18 रुपया, 2 रुपया का मान डिफरेंस हो रहा है। यानी जाहिर सी बात है बाबू, वैसा संख्या
वैसी संख्या जिसका मान हमेशा क्या होगा, बदलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, चर। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं। मान लिए बी बराबर भी कुछ भी रख सकते हैं बाबू अपने मर्जी से, 1 2 3 डॉट 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 अनंत तक रख सकते हैं बाबू, अनंत तक कुछ भी रख सकते हैं मान इसका। चर समझ में आया बाबू। अब देखिए अचर समझेंगे। जब अचर समझ में आ जाएगा तो बेहतरीन फिर समझ में आएगा कि चर क्या था और अचर क्या था। चलिए आगे चलते हैं बाबू। अब अचर समझेंगे बाबू, क्या अचर समझेंगे। चर अभी समझ लिए। अचर क्या होता है, वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलता है, जिसका मान कभी नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। इंग्लिश मीडियम बाबू कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए भाई, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। देखो बाबू ये कभी नहीं बदलेगा। बोले क्यों नहीं बदलेगा सर, एक को कोई दो कह सकता है, नहीं, बदल ही नहीं सकता। आपके पास मान लिया जाए कोई 1 रुपया का सिक्का है, उसको कोई व्यक्ति कहते ना 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 बुआ ये 2 रुपया का सिक्का, बुद्धू चोटाई 2 रुपया का सिक्का हो सकता है? 1 रुपया वाला 2 रुपया का सिक्का होगा? नहीं होगा। कोई व्यक्ति देखेगा बुआ तो 1 रुपया का सिक्का, तुमको जबरदस्ती करना नहीं 2 रुपया का सिक्का, मानने वाली बात ही नहीं होगी। हाँ, आपके पास सोना है, चांदी है, आलू, कोई कह देगा 18 रुपये किलो लाए हैं, कोई कह देगा 20 रुपये किलो लाए हैं, ये हो सकता है बाबू। लेकिन यदि कोई कह दे 1 रुपया का सिक्का आपको दिखाए और कह दे कि 2 रुपया हो, मानिएगा? बदल भी नहीं करेगा बाबू। यानी चर जिसका मान हमेशा बदलेगा, अचर जिसका मान कभी नहीं बदलेगा। नहीं कहता अडिग है, अचर है, यानी उसका मान कभी नहीं बदलेगा बाबा, वो कभी नहीं बदलता है व्यक्ति। तो वैसी संख्या जिसका मान कभी नहीं बदलेगा उसे हम क्या कहते हैं, अचर कहते हैं। इसको हम कभी बदल भी नहीं करेगा। 4 है तो 4 ही रहेगा, चाहे विदेश चल जाइए लेकर के। आपके पास अगर 4 रुपया है तो आप चाहे शहर चले जाइए चाहे गाँव में रहिए बाबू, 4 ही रुपया रहेगा, वो 5 रुपया नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये कभी बदलेगा नहीं। अब हम लोग सीखे थे बीजीय व्यंजक के बारे में, अभी समझ रहे थे। इसके पहले हमको चर और अचर डिस्टर्ब कर दिया था, है ना। चलिए अब बीजीय व्यंजक को देखेंगे तो बीजीय व्यंजक कहता क्या है कि चर और अचर, चर और, अभी समझे थे वो परिभाषा हम दिए थे, अचर के मिलने से बीजीय व्यंजक का निर्माण होता है। जैसे अब एग्जाम्पल आप समझते हैं, देखिए 2 और x मान लिए, कौमा 3a कौमा 2y कौमा 4z। देखिए बाबू एक अचर है एक चर है, दोनों जब मिला दिए तो ये क्या कहलाएगा बाबू, ये बीजीय व्यंजक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये बीजीय व्यंजक कहलाता है। कोई दिक्कत, ये भी बीजीय व्यंजक है। बोलो क्यों, क्योंकि बाबू 3 अचर है, अभी लिखा है अचर क्या होता है, चर ABCD, एक चर है बाबू एक अचर है, एक अचर है एक चर है, एक अचर है एक चर है, सब क्या है बाबू बताओ, सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। सब क्या है, बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक किसी भी तरह से रह सकता है, जोड़ के रूप में रहे, चाहे घटाव के रूप में रहे, चाहे गुणा के रूप में रहे। लेकिन जैसे ही देख लेंगे कि एक चर और अचर वाली पद आ गई तो वो क्या कहला जाएगा, बीजीय व्यंजक। जैसे आपको एक एग्जांपल और दे दें हम, मान लिया जाए ये पूछ दिया आपको ऐसे लिख करके 2x अब प्लस y, बताइए बीजीय व्यंजक है कि नहीं है बाबू। देखिए एक अचर चर और यहाँ चर, यानी अचर और चर मिल रहा है दोनों, तो ये बीजीय व्यंजक कहला देगा। और मान लिया जाए आपसे कोई पूछ दे कि ये क्या है, 2x² प्लस 3y, चाहे कुछ भी लिख दीजिए बाबू,
3y प्लस 4z प्लस कुछ और लिख सकते हैं बाबू एक्स वाई। ये क्या है? बीजीय व्यंजक ही है। अगर मान लिया जाए आपके साथ कहीं लिख दे 2x और प्लस में 3, बीजीय व्यंजक है? हाँ जी है। वो अचर 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 है, चर है, अचर है, यानी दोनों के जोड़ रहे हैं जिसमें कि अचर और चर दोनों है, बीजीय व्यंजक कहलाएगा। मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आएगा बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। तो चर और अचर के मिलने से बने पद को क्या कहेंगे बाबू? बीजीय व्यंजक। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग चलेंगे पद के बारे में। देखो बाबू, पद क्या है? जब बीजीय व्यंजक को कौमा या धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखा जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक का पद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं बाबू? बीजीय व्यंजक का पद कहते हैं। देखिए पद, जैसे मान लिया जाए आपको बीजीय व्यंजक में एग्जाम्पल के तौर पर देखिए 2x प्लस 3x। बताओ बाबू, अच्छा भी नहीं, x नहीं y रखे। बोलिए x क्यों नहीं? आगे चल के समझाएंगे। देखिए बाबू, ये भी बीजीय व्यंजक है और ये भी बीजीय व्यंजक है। प्लस के साथ रखा गया तो ये पद हो गया बाबू, अलग अलग। अगर मान लिया, देखिए ऐसे अगर रख देते कौमा 3y कौमा 4a 5b 6z, ये सब क्या है? कुछ भी रख सकते हैं बाबू। बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक है, ये भी बीजीय व्यंजक है। देखो बाबू, ये अलग पद हुआ, ये अलग पद हुआ, ये अलग पद, अलग पद, अलग पद। अभी हम परिभाषा क्या बोले बाबू? जब बीजीय व्यंजक को कौमा या धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखा जाता है तो उसे बीजीय व्यंजक का पद कहते हैं। तो बाबू ये पद अलग हुआ, ये पद अलग हुआ, ये पद अलग हुआ, ये पद अलग हुआ और ये पद भी अलग हुआ, यानी ये सब अलग अलग पद हैं। अब पद आपको पहचानने में आ जाएगा, कौमा रहेगा या। अब धनात्मक का मतलब क्या होता है? वो धनात्मक का मतलब जोड़ का सिंबल और ऋणात्मक का मतलब घटाव। सिंपल सी बात इसके पास समझिएगा कि इसको जोड़ का मतलब जमा करना है और घटा, ये माइनस का मतलब, ऋणात्मक का मतलब क्या कर देना है? वो घटा देना है। ठीक है, खैर अभी देखेंगे उसके बाद में। सिंपल सी बात समझिए, धनात्मक यानी जोड़ का सिंबल रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक। ठीक है, और जहाँ पे माइनस का सिंबल रहेगा इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक। कोई दिक्कत नहीं ना? ऋणात्मक, यानी ये वो धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। चलिए अब इसी तरह से एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। मान लिया जाए 2x कौमा की जगह पे प्लस 3y दे देते बाबू। अब बोलिए इसमें पदों की संख्या कितनी है? सबसे पहले बीजीय व्यंजक तो है बाबू, कितना पद है बाबू? एक इधर एक इधर, पदों की संख्या कितनी बाबू? 2। तो यहाँ पे पद दे करके लिख देंगे। पद क्या है? 2x है बाबू, और एक पद कौन है बाबू? दूसरा पद 3y है ना, 3y है। अब मान लिया जाए आपको एक एग्जाम्पल और दे देते हैं बाबू। अगला एग्जाम्पल दूसरा, तीसरा एग्जाम्पल मान लिया दे दें हम 3y प्लस 2a प्लस 4z प्लस देना बाबू, प्लस कॉमा कुछ भी दे दीजिए। चलिए ढंग से देते हैं ना, 5y लिख दीजिए, 5p 6d, छोड़िए कुछ भी दे दीजिए, 6t दे देते हैं। देखिए इसमें कहेगा कि पद कितने हैं, बीजीय व्यंजक हैं कि नहीं। सबसे पहले देख लेंगे बीजीय व्यंजक तो सब में बाबू, सब ऐसा ही दिख रहा है, सब में रहे चाहे मत, बीजीय व्यंजक है। पद कितने बाबू? एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद है। प्लस से देख गया हमको, प्लस का सिंबल और माइनस का सिंबल से ही समझेंगे। यदि ये पद हुआ बाबू एक पद, दूसरा का पद, तीसरा पद, ई चौथा पद, यानी प्लस या माइनस का। देखिए कि एग्जाम्पल और दे देते हैं। यदि आपके पास ऐसे दे दे 2x प्लस 3y और माइनस 4z, देखिए बाबू बीजीय व्यंजक है ये भी, है ना, लेकिन इसमें तीन पद है बाबू, एक पद, दो पद, तीन पद। क्यों? क्योंकि अभी हम बोले बाबू कि कॉमा या धनात्मक तथा ऋणात्मक चिन्ह के साथ रहेगा तो उसको बीजीय व्यंजक का पद कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं, पद। अब अगर आपके पास कहीं एग्जाम्पल में ऐसे पूछ दे कि 4x गुना 2y कै पद है बाबू, हम अभी मल्टीप्लाई का सिंबल परिभाषा में बताए हैं, इसको दो पद मत बोलिएगा, ये ओनली वन एक ही पद है बाबू। क्यों एक पद है? क्योंकि गुना में है बाबू। हम अभी परिभाषा में दिए हैं धनात्मक या ऋणात्मक, बस दो ही चिन्ह बोलिए, कॉमा।
3 सिंबल रहेगा तो उसको पद की गिनती करेंगे, अन्यथा वो पद एक ही हो जाएगा। यानी 4 और 2 9 8 हो जाएगा बाबू। x गुना x बाई, यानी पद की संख्या कितनी आ जाएगी? एक ही। तो सर कहेगा सर इसको भी तो जोड़ सकते हैं। बाबू इसको नहीं जोड़ेंगे, अभी चलेंगे आगे चल करके कि जोड़ सकते हैं किसको या नहीं। सबसे पहले समझिए कि बीजीय व्यंजक का पद समझ में आ गया, बीजीय व्यंजक समझ में आ गया, पद समझ में आ गया। पद का सिंबल कैसे रखेंगे? जोड़िया घटाव के साथ पद का सिंबल रखते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलिए आगे देखेंगे। देखो अब गुणनखंड, पद के बाद गुणनखंड देख रहे हैं। जब बीजीय व्यंजक को अलग अलग गुणा के रूप में लिखते हैं तो वह गुणनखंड कहलाता है। कोई भी चीज़ बाबू, यदि आप 8 को गुणनखंड करने के लिए आपको बोले तो आप फटाफट क्या कर देते हो? 2 गुना 2 गुना 2 8 हो गया। इधर भी 8 है, इधर भी 8 है, क्योंकि 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8। यानी बाबू गुणनखंड, इसका गुणनखंड ये कहलाएगा। यानी अलग अलग गुणा के रूप में लिख देना, उसी को तो गुणनखंड बोल दिए। आपको यदि बोल दे कि 12 का गुणनखंड करिए, आप फटाक से नहीं क्या करते हैं बाबू? फटाफट 2 6 2 3 यही ना कर देते हैं। आप इसको लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। यानी बाबू ये क्या हो गया? गुणनखंड कहला गया। किसका? 12 का। 12 का क्या कहला गया? गुणनखंड। चलिए अब इसी में देखते हैं बीजीय व्यंजक में। बाबू बीजीय व्यंजक में कैसे गुणनखंड हम लोग समझते हैं, निकालते हैं। मान लिया आपके पास 2x है, इसका गुणनखंड करना है बाबू, चुपचाप 2 मल्टीप्लाई x। यानी बाबू ये गुणनखंड हो गया, इसी का गुणनखंड 2 गुना x गुणनखंड हो गया, है ना। गुना के रूप में लिख दिए, गुना का खंड खंड कर दिए, अलग अलग कर दिए। अगर मान लिया आपके पास 3 बाई है बाबू, तुरंत लिख देंगे 3 गुना बाई, गुणनखंड हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? गुणनखंड हो गया। अब बताइए इसमें गुणनखंड तो हो गया बाबू, ये गुणनखंड तो आप समझ लिए। अगर मान लिया जाए आपके पास गुणनखंड के रूप में आ गया है ना, अगर मान लिया जाए आपके पास 8z दे दे, इसको गुणनखंड करने बोले तुरंत 8z अलग अलग गुना के रूप में लिख देंगे बाबू, इसको गुणनखंड कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बात आएगी गुणनखंड के बाद, गुणनखंड के बाद आपको बात में आएगी गुणांक के बारे में कि सर गुणांक क्या है। गुणांक अभी पढ़ना है इसके बाद में। चलिए देखते हैं गुणांक के बारे में। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि कहीं आपके साथ अगर ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो आप इसका मतलब समझ जाइएगा अपने मन से कि इसके नीचे नहीं कुछ तो, इसके बीच में नहीं कुछ तो क्या छुपा है? मल्टीप्लाई का सिंबल छुपा हुआ है, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाई ही होता है 8 बाई। इसलिए यदि आपको कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए 2x तो आप झट से नहीं समझ जाइएगा, झट तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पे बीच में क्या छुपा हुआ? मल्टीप्लाई का सिंबल छुपा हुआ। यदि आपके पास 3x बाई जेड लिखा हुआ दिख जाए तो बाबू पद एक है, लेकिन इसमें आपको अगर इसी तरह देखिए, इसी को हम थोड़ा सा डिटेल्स में समझाते हैं। आपके पास 3x बाई जेड लिखा हुआ है ना, तो इसको आप समझ जाना है पद अभी एक दिख रहा है। अब इसको अलग अलग गुणनखंड के रूप में लिख देंगे बाबू, 3 गुना x गुना बाई गुना जेड। अब कहिएगा सर तो 4 पद हो गया, नहीं बाबू पद एक ही है, सिर्फ इसको किस रूप में लिख दिए? गुणनखंड करके लिख दिए। तो आप समझ गए होंगे कि बाबू कहीं भी अगर चर ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब समझ जाएंगे कि इसके पीछे कुछ नहीं गुना है, कुछ नहीं गुना है, कुछ नहीं गुना है। यानी क्लियर हो गया आपको कॉन्सेप्ट। अब आगे पढ़ेंगे गुणांक। देखो बाबू गुणांक क्या होता है? गुणांक का परिभाषा नहीं होता, वो हम अपने मन से बनाए हैं आप लोग को समझने के लिए। जब बीजीय व्यंजक को चर और अचर के साथ गुणा के रूप में लिखा जाता है तो वह एक दूसरे का गुणांक कहलाता है। बीजीय व्यंजक है बाबू, इसको हम गुणा के रूप में लिख दिए 2 गुना x, तो x का गुणांक कौन कहलाएगा? 2। और चाहेंगे तो 2 का गुणांक कौन कहलाएगा? x। तो यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे कि x का गुणांक कौन है बाबू? गुणांक मतलब गुना में जो अंक है उसी को गुणांक कहते हैं बाबू। गुणांक का मतलब इसके गुना में जो अंक है उसी को गुणांक कहते हैं। तो x का गुणांक कौन हो गया बाबू? 2। अगर कोई पूछ दे 2 का गुणांक कौन है जी, 2 का गुणांक कोई पूछेगा नहीं, हमेशा चर का गुणांक पूछेगा। तो 2 का गुणांक क्या हो जाएगा? x। एक दूसरे का गुणांक कहलाता है। जैसे मान लिया यदि आपके पास लिख दें ऐसे
3x/y। तो इसमें पूछ दिया आपको कि y का गुणांक कौन है, तो बाबू पहले सबसे पहली बात इसको अलग अलग कर देंगे, 3 गुना x गुना y। आपको यदि अब इसको हम अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं बाबू, अगर आपसे y का पूछे तो 3x गुना y का गुणांक कौन हो गया 3x। यदि आपसे अच्छा यहाँ पे हम लिख देते हैं बाबू कि y का गुणांक कौन हो गया बाबू 3x। यदि आपसे पूछ दे x का गुणांक तो हम इसको लिख सकते हैं बाबू 3y गुना x, है ना। क्यों? क्योंकि इसके बीच में नहीं कुछ तो गुना छुपा हुआ है, सबके बीच में गुना छुपा हुआ है। यदि आपके पास 2 गुना 3 गुना 4 लिख दें तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना बाबू 3 गुना 4 गुना 2, अंक डिजिट इधर उधर कर दिए, क्या दिक्कत हो जाएगा उससे। देखिए 4 × 12 दूना 24 ही आएगा, इधर भी करिएगा तो 24 ही आएगा। यदि आपको मर्जी है कि नहीं सर ऐसे कर दीजिए तो भी बाबू उतना ही आएगा, सेम 24 ही आएगा, ठीक है। यानी इसको गुना के रूप में किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत अंतर परेशानी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना मर्जी से लिख सकते हैं। तो x का गुणांक यहाँ पे कौन हो जाएगा, x का गुणांक कौन हो जाएगा बाबू, x का गुणांक क्या हो जाएगा 3y, है ना। x का गुणांक 3y डायरेक्ट कहीं से समझिए ना। देखिए यदि आपसे पूछे ऐसा दिया हुआ है 3, अच्छा देखते हैं 5/z/t, आपसे पूछे t का गुणांक कौन है बाबू 5/z, है ना। आपसे पूछे z का गुणांक कौन है 5/t, आपसे पूछे y का गुणांक कौन है 5z/t, तो t का गुणांक बोलो 5/z, है ना जी। z का गुणांक बोलो 5/t, y का गुणांक बोलिए 5z/t, कोई पूछे 5 का गुणांक बोलिए y/z/t। समझ में आ गया होगा गुणांक के बारे में। गुणांक अलग अलग गुणांक के रूप में लिख दिया जाता है और वह एक दूसरे को क्या कहलाता है बाबू, गुणांक कहलाता है। कोई दिक्कत नहीं।